दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनी और लगभग 20 मिनट से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं कविताएं और शायरियाँ पढ़ रही हूँ। तो ऐसे में मुझे एक कवि जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल जी, उनकी कविताओं ने और उनकी लेखन शैली ने काफ़ी प्रभावित किया। उनके लिखने का अंदाज़ बहुत अलग है, शायद उनके सोचने का अंदाज़ बहुत अलग है। तो एक तो उनके लिखने के तरीके ने, उनकी कविताओं ने मुझे प्रभावित किया। उसके बाद ये खबर आती है कि उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना है और फिर अपने रोज़ के काम की तरह मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रही हूँ। घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद मुझे एक शॉर्ट रिकमेंड होता है लल्लन टॉप चैनल के सौरभ द्विवेदी जी का, जहाँ पर उन्होंने 2 किताबें रिकमेंड की और कोइंसिडेंस देखिए कि एक तो मैं पहले से ही विनोद कुमार शुक्ल जी से प्रभावित, उसके बाद उनको पुरस्कार मिलना और उसके बाद सौरभ द्विवेदी जी का एक किताब को रेकमेंड करना जो लिखी गई है विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा। तो ऐसे में जब किताब रेकमेंड हुई तो मैंने उसे ऑर्डर कर लिया और जैसे ही वो ऑर्डर मेरे पास पहुंचा तो मैंने ऑर्डर पहुंचने के 3-4 दिन बाद उस किताब को पढ़ना शुरू किया और इस किताब का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इस किताब की भी खासियत ये है कि इसे 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब मैं इस किताब को पूरा पढ़ चुकी हूँ। लेकिन इस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा उपन्यास नहीं पढ़े हैं। मुझे नहीं पता है कि जो विभिन्न लेखक हैं उनकी लेखन शैली कैसी है और विनोद कुमार शुक्ल जी की लेखन शैली उनसे कैसे भिन्न है। लेकिन जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा, इस नोवेल को पढ़ा, तो मेरा पहला पन्ना पढ़ते ही वो भी मुझ पर भारी पड़ गया था। मुझे पहला पन्ना समझने में थोड़ी-सी मुश्किल हो गई थी। ऐसा नहीं है कि कहानी बहुत अलग है। एक कपल है जिसकी अभी हाल ही में नई-नई शादी हुई है और उन्हीं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलती है इसके बारे में इसे बताया गया है। लेकिन इसे ख़ास क्या बनाती है? इस बुक को ख़ास क्या बनाता है? तो पहले मैं आपको पहली 2 लाइन्स पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं। हाथी आगे-आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। हाथी आगे-आगे निकलता जाता था और पीछे उसकी खाली जगह छूटती जाती थी। अब अगर हमारे टेबल पर एक गिलास भी रखा है और अगर उसे हटा दिया जाए, तो उस जगह के खाली होने का एहसास हो जाता है। तो जब हाथी जैसा बड़ा जीव हर सेकंड आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे जो खाली जगह रह जा रही है, उसका एहसास होता है। शायद हमें भी दिनचर्या में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका एहसास होता है। लेकिन उस भाव को शब्दों में पिरोना, ये मेरे लिए बहुत ही अलग लगा मुझे। ये मेरे लिए बहुत अलग था। तो इस उपन्यास के मेन कैरेक्टर हैं रघुवर प्रसाद, जो एक महाविद्यालय में गणित पढ़ाते हैं और इसी नौकरी के चक्कर में वो अपने गाँव के घर को छोड़कर दूसरी जगह आते हैं, एक किराए के मकान में रहते हैं। इसी मकान में एक खिड़की है और खिड़की के बाहर एक अलग दुनिया है, उनकी खिड़की के बाहर, जो कि मौजूदा दुनिया से बिल्कुल अलग है। उनकी खिड़की के बाहर वाली दुनिया में एक नदी है, कमल के फूलों से भरे तालाब हैं, बरगद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, बहुत सुंदर-सुंदर पक्षी हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बूढ़ी अम्मा है और उनका बंदर है। बूढ़ी अम्मा उन्हें चाय पिलाती है और ये वो जगह है जहाँ पर रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी कभी किसी काम से, जैसे नहाने चले गए, आम तोड़ने चले गए, कपड़े सुखाने चले गए और कभी अपने सुंदर से समय को व्यतीत करने के लिए भी खिड़की के दूसरी तरफ जाते हैं। और इस पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद भी अभी तक ये मेरे लिए एक पहेली बन के रह गई है कि वो जादुई दुनिया है या फिर वो सच की दुनिया है। क्योंकि रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी ही अगर उस खिड़की के पार जाते उस दुनिया में, तो शायद मान लिया जाता कि ये जादुई दुनिया हो सकती है। लेकिन रघुवर प्रसाद के विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गणित के, जब उनके घर आते हैं
तो रघुवर प्रसाद उनको भी उस खिड़की के पार ले जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा के वहाँ चाय भी पीते हैं। और जब वो विभागाध्यक्ष वापस उनके घर आते हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी लेकर जाता हूँ वहाँ पर और देखता हूँ कि वो दुनिया, और दिखाता हूँ कि वो दुनिया कैसी है, तो रघुवर प्रसाद के कमरे में अंदर से कुंडी लगी होती है। विभागाध्यक्ष सोचते हैं कि शायद वो खिड़की के पार चले गए होंगे, तो वो शाम को फिर से ट्राई करते हैं कि मैं कोई तो जगह ढूंढूं, कि कोई तो रास्ता ढूंढूं कि इस दुनिया में जाया जा सके, लेकिन उन्हें वो रास्ता भी नहीं मिलता है और ना वो दुनिया ही मिलती है। ऐसे कई इंसिडेंट है इस बुक में जहां पर दो पक्ष साथ में चलते हैं, दो पहलू साथ में चलते हैं कि जादुई भी हो सकती है और सच की भी हो सकती है। फिर रघुवर प्रसाद के जब मम्मी पापा और उसका छोटा भाई वहां पर आते हैं तो वो भी खिड़की के उस पार जाते रहते हैं। तो एक कल्पनात्मक जादुई दुनिया को इस तरह से दिखाना कि वो सच ही है, ये भी इस किताब को मेरे हिसाब से खास बनाती है। अब दीवार में एक खिड़की रहती थी इस किताब का टाइटल है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये पूरी किताब सिर्फ उस बारे में ही है, उस खिड़की के बारे में ही है, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि एक उपन्यास से जिस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें जिंदगी के दूसरे पहलुओं को, सोचने के तरीकों को, किसी चीज़ को डिफरेंट एंगल्स से लेने के तरीके को बताएगी, तो वैसा भी इस किताब में मुझे नज़र आया है। माँ बाप और बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, आस पड़ोस से हमारा रिश्ता, समाज किस तरह से हमारे जीवन में भूमिका निभाता है, दिनचर्या का एक हिस्सा होता है, ये भी इसमें बताया गया है। किसी अनजान का जान पहचान का बन जाना और उस जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ या फिर जानवर के साथ और भी गहरा रिश्ता हो जाना, इसे भी बहुत अच्छी तरह से इस किताब में दिखाया गया है। एक और बात जो कि इस किताब को खास बनाती है मेरे हिसाब से, वो ये है कि हर एक बात को बहुत ही गहराई के साथ लिखा गया है। मैं आपको इसी एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब रघुवर प्रसाद जब महाविद्यालय जाते हैं तो उस दूरी को तय करने के लिए वो अक्सर नहीं, हाथी के मिलने से पहले वो टेम्पो का इस्तेमाल करते हैं, टेम्पो में इधर उधर जाते हैं। तो एक दिन वो टेम्पो स्टैंड में खड़े हैं और उन्हें देरी हो रही है, टेम्पो अभी तक नहीं आया है। तो अब इस देरी को ही किस तरह से बताया गया है वो आप सुनिए। उन्हें देर हो रही थी, उन्हें यानी रघुवर प्रसाद को। इस देरी में बिना कारण वे पान खाना चाहते थे। शायद पान बनते और खाते तक ऑटो ना मिलने की देरी ठहर जाती या बदल जाती। देरी नहीं जाती, देरी होने का थोड़ा एहसास चला जाता। अब देखो कितनी डीप बात इन्होंने लिखी है। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं ना कि यार देर हो रही है, मान लो बस नहीं आ रही है, टैक्सी नहीं आ रही है, तो चलो तब तक ये कर लेते हैं। लेकिन वो देर तो कहीं नहीं जा रही होती है, लेकिन शायद उसकी फीलिंग कि हमें देरी हो रही है वो थोड़ी देर के लिए टल जाती है। एक काम के ना होने का एहसास दूसरे काम के करने पर भुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा भी ना हो। पान खाने के बदले बैठ जाने का काम किया जा सकता था। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होता, जूझना जैसा नहीं होता। पैदल बढ़ जाना जूझने जैसा हो सकता था, पर यह बेकार था। पान खाने की आदत नहीं थी। ऑटो के इंतजार करने के समय में ऑटो नहीं आ रहा था। पान जुआ खेलना भी हो सकता था। अभी पान के ठेले वाला आदमी रघुवर प्रसाद को इस नजर से नहीं देख रहा था कि रघुवर प्रसाद पान खाएंगे। आज पान खा लेंगे तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं या नहीं की नजर से देखेंगे। अब देखिए, आज तक पान वाले को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मेरी दुकान में आएगा और पान खाएगा, लेकिन अगर आज पान खा लिया है तो वो कल से यही सोचेगा कि आज पान खाएगा या नहीं खाएगा। तो वो जो डीप ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही सूक्ष्म चीजों को भी इतनी स्पष्टता के साथ लिखना इस किताब को अनूठा बनाता है।
इसके अलावा भी किताब में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मतलब मैं नहीं समझ पाई हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैंने बहुत सारे उपन्यास अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पर जिसको इंटरप्रेट करना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था। जैसे अ, व ब रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा से कुछ कहा, जवाब में बूढ़ी अम्मा ने ये कहा, लेकिन रघुवर प्रसाद ने ये सुना। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अभी शायद मेरे लिए, मैं इस क्षेत्र में नई हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल रही। विनोद कुमार शुक्ल जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनकी सादगी और संवेदनशीलता के लिए, उनके अनूठे लेखन शैली के लिए। वो बहुत ही सादगी से लिखते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस आम बोलचाल की भाषा में भी, उस सादगी में भी उसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए अभी निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन अंत में यही कहूँगी कि इस तरह की किसी उपन्यास को पढ़ना जिसे बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया है, ये अपने आप में ही बहुत ही सुखद है, आनंद देता है, और इस उपन्यास को ख़त्म करना अपने आप में ही बहुत बड़ी तसल्ली रही मेरे दिल के लिए। इसके अलावा किताब में ऐसी बहुत सी रोमांचकारी चीज़ें हैं, जो चाहे हाथी से संबंधित है, साधु से संबंधित है, साइकिल को लेकर है, विभागाध्यक्ष है, या फिर बीड़ी पीते हुए बच्चे की है, जो कि पेड़ में छिपा रहता है। लेकिन इस वीडियो में ये सब कुछ बताना एक तो टाइम भी लेगा और शायद सही भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस किताब को पढ़े या ना पढ़े, ये वो वाली वीडियो नहीं है। मैंने कुछ नया पढ़ा, कुछ अलग पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ओके, बाय।